हमारी जो पोम है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दे फ्ली फ्रॉम मी, जिसे लिखा है सर थॉमस वेट ने। इसको सर थॉमस वेट ने लिखा था और ये पोम जो है वो उस चीज़ के बारे में है जब उसके जो चाहने वाले हैं उसे छोड़ जाते हैं, तो उस पे वो जो पोम का जो राइटर है वो जो है वो डिपेंड करता है और बहुत ही अपसेट दिखाई देता है। तो ये उस बारे में है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सर थॉमस वेट ने इसको लिखा था। सर थॉमस तो सर थॉमस वाइट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम उसको राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, पोइट को। सर थॉमस वाइट जो हैं वो 16th सेंचुरी के पॉलिटिशियन, इंग्लिश पॉलिटिशियन, इन्वेस्टर और लिरिक पोइट होने का उन्हें एजाज़ हासिल है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया। ये 1503 में जो है वो एलिंगटन कैस्टल, जो कि कैंट में मेडस्टोन के करीब वाक़ है, वहाँ पैदा हुए। उनकी फैमिली का तल्लक यॉर्कशायर से है और यॉर्कशायर से था और उनकी वालदा का नाम जो था वो एनी स्किनर है, जबकि उनके वालिद का नाम हेनरी था। उनके वालिदैन को रिचर्ड III ने बहुत टॉर्चर किया, हत्ता कि उन्हें कैद भी कर दिया गया था। उन्होंने अपनी तालीम जो है वो ST जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से मुकम्मल करने के बाद कोर्ट ज्वाइन कर लिया और किंग की सर्विस में आने के बाद उनको बहुत से जो हैं वो डिप्लोमेटिक मिशंस दिए गए। उनके प्रिंसिपल पैटर्न का नाम थॉमस क्रॉमवेल था, जिनकी वफ़ात के बाद उनको अब्रॉड से वापस बुलाकर 1541 में कैद कर दिया गया। कैद से आज़ाद होने के बाद थोड़े अरसे बाद ही उनकी जो है वो डेथ हो गई। उनकी पोम कोर्ट में बहुत मशहूर थी और कुछ पोम्स को जो है अनाउंसली एक वर्क में जिसका नाम द कोर्ट ऑफ रेनर्स था, उनमें पब्लिश किया गया। कि पहली किताब उनकी वफ़ात के 15 साल बाद पब्लिश हुई, जिसका नाम था टोटलस मिसेलनी। ये भी कहा जाता है कि उनको जो है वो एनी बोलेन के साथ अफेयर था, जिसकी बिना पर उन्हें कैद भी किया गया, लेकिन उनके और उनके वालिद के थॉमस क्रॉमवेल के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की बिना पर उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनके इम्पोर्टेंट पोम्स की हम बात करें तो टू हिज लूट, द अपील, फॉरगेट नॉट येट, द फ्ली फ्रॉम मी, द पिलर पेरिश्ड, ब्लेम नॉट माय लॉर्ड। तो ये थे उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान, अपनी लाइफ के दौरान लिखे और बहुत ही मकबूल हुए। तो अब हम बात करते हैं इस पोम के इंट्रोडक्शन की तरफ। इस पोम के अंदर मेजर थीम्स कौन से हैं और किन चीज़ों को इस पोम में हाईलाइट किया गया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारी पोम है दे फ्ली फ्रॉम मी, जिसे लिखा है सर थॉमस वेट ने। हमने सर थॉमस वेट का इंट्रोडक्शन देखा, उनकी बायोग्राफी को हल्का सा टच किया, जिसमें हमें उनके बारे में पता चला, उनके राइटिंग स्टाइल के पता चला, उनके बैकग्राउंड का पता चला। तो हम अब बढ़ते हैं अपने पोम के इंट्रोडक्शन की तरफ। कि आपको पता है कि ये पोम जो है वो एक फेमस राइटर सर थॉमस वेट ने लिखी थी। इन्होंने इस पोम के अंदर जो है वो लिमेंट करते हैं कि वो वूमन जो कभी उनसे मिलने के लिए, इसके साथ सिर्फ खाना खाने के लिए खतरों से बेखौफ होके उसके चैम्बर में आती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, अब वो उससे दूर जा चुकी है। चूँकि पोइट ने दे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोइट की बहुत से अफेयर थे। कभी वो फिर माजी की बातें याद करता है कि कभी वो वक़्त था कि उसके जो अहबाब थे उस पे फ़िदा थे, लेकिन अब जो है वो सारे उससे छोड़ के जा चुके हैं, सारे उसे किनारा कर चुके हैं और वो इन बातों पे लिमेंट करता है, पछताता है और पुराने वक़्त को याद करता है। पोइट जो है वो ख़ुद को एक विक्टिम के तौर पर दिखाता है कि वो परेशान है। वो एक वक़्त था कि वो एक ग्रेट सेड्यूसर था, उसके इर्द गिर्द हसीनाएँ घूमती रहती थी, मगर अब वो किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं और इसको छोड़ के चले गए हैं। पोइट कहता है कि इंसान की जो फॉर्चून है उसके बदलने में वक़्त नहीं लगता। पहले वो जो है वो एक जेंटल और उनको सब कुछ एक अट्रैक्टिव नज़र आता था, अब वही उसके लिए बेमायनी हो चुका है। वो कहता है कि वो जो है एक दिन वो मेरे पास आई और एक प्लेजेंट गेस्ट के बाद मुझसे मिलने इसने की, बहुत ही खूबसूरत और फ्लेक्सिबल लिबास पहना हुआ था।
उसका गाउन उसके नाजुक कंधों से गिर रहा था। उसने अपने लंबे बाजू और छोटे हाथ में सिर्फ मेरी तरफ बढ़ाए और जो है मुझे डेयर कह के पुकारा। तो ये उसके लिए ख्वाब और हकीकत ख्वाब लग रहा था कि उसको वो इस चीज़ को, इस लम्हे को ज़ाया होने से बचाना चाहता था, मगर अब सब बदल चुका है। वो कहता है कि वो मुझे अब देखते भी नहीं हैं और इस सारे में वो मतलब अपने साथ जो सब कुछ हो चुका है वो सब इन सब चीज़ों का विक्टिम था और जो चीज़ें उस पर गुजर चुकी हैं उन सब को वो दोहराता है और बयान करता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, कैसे लोग मुझसे बददिल होके छोड़ चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इस पोम की समरी की तरफ। ये एक ओवरव्यू था कि ये पोम है किस बारे में, उस पोम के अंदर किन किन बातों को डिस्कस किया जाएगा। तो समरी में जो बात स्टार्ट होती है, इसमें लिमेंट करता हुआ जो पोइट है हमें नज़र आता है। ठीक है, उसको ये वो कहता है कि मैंने अपनी कदरों कीमत खो दी है, मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गया लोगों की नज़रों में। वो लोग जो इससे मिलने के लिए जो इसके चैम्बर तक आते थे, अब वो इससे दूर भागते हैं। इस पोम को थॉमस की बायोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि पोइट के बारे में ये फेमस था कि उनके एनी बोलेन के साथ अफेयर था। एनी बोलेन कौन थी? वो हेनरी 8 की वाइफ, लेट वाइफ बनी, बाद में वाइफ बन गई थी ना, जिसकी बिना पर हेनरी 8 ने जो है वो सर थॉमस पिट को कैद में भी रखा था। लेकिन इस पोम में हमें कन्फ्यूजन, रिग्रेट और बिटरनेस यानी कि एक रिलेशनशिप का इख्तिताम नज़र आता है। ये हमें इंसान की फार्चून और उसकी नेचर पर भी रोशनी डालती हुई नज़र आती है। पोइट कहता है कि इन दोनों मुझे मेरी एक्स लवर जो है वो इग्नोर कर रही हैं। वो लोग जो कभी नंगे पाँव ख़तरों की परवाह ना करते हुए मुझसे मिलने आते थे, मुझे याद है वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे कोई शाय क्रिएचर हो, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही वाइल्ड हो चुकी हैं। इन्हें अब मैं याद भी नहीं हूँ कि मेरे हाथों से ब्रेड खाने के लिए मरे जाते थे, लेकिन अब वो एक नया दोस्त ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं। फिर वो कहता है कि मगर मुझे खुशी है, तब हालात बेहतर थे, मैं ऐसा था। मुझे एक सोशल ओकेजन याद है जब मेरी एक लवर किसी इंजॉयबल शो के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मिलने आई थी। उसने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, उसका खूबसूरत ढीला लिबास गाउन इसके कंधों से बार बार नीचे गिरा था। उसने मुझे करीब आकर पकड़ा और पूछा कि डेर ये कैसा है। वो कहता है कि ये ख्वाब नहीं, बिल्कुल हकीकत था। मैं पूरे होश में था, लेकिन सब कुछ बदल चुका है, अब कुछ भी वैसा नहीं रहा। शायद मैं बहुत ज़्यादा नाइस और जेंटल था, इस वजह से अब वो मुझे मुकम्मल तौर पर छोड़ चुके हैं। अब वो सिर्फ अपने फ़िक्कल ज़रूरियात पर फोकस करते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने कभी भी मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया था। इन शॉर्ट शायर कहना चाहता है कि कभी हम भी तुम बेविचाह थे, कभी हम भी तुम भी थे आशिना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो बेसिक यहाँ पे जो है ये पोइट्री तो मैंने अपनी तरफ से ली, लेकिन बेसिकली पोइट जो है वो यही कहना चाहता है। वो लिमेंट करता हुआ नज़र आता है, वो पछताता हुआ नज़र आता है कि एक वक्त था जब सब उसकी चाहत करते थे, लेकिन अब जो है वो सब उसे इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है पोम है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये उसकी समरी थी। अब हम उसके बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस में द फ्ली फ्रॉम मी दरअसल एक लव और रिलेशनशिप की कम्प्लेक्स नेचर को एक्सप्लोर करती है। वो लवर्स जो कभी उसकी एक झलक देखने के लिए इतनी दूर आती थी, अब वो उसे अवॉइड कर रही है और ये चेंज स्पीकर को बहुत ही पजल करता है, बहुत ही कंफ्यूज कर देता है कि एक रिलेशनशिप में इतनी तब्दीली कैसे आ सकती है। एक वक्त था कि उसमें एक्साइटमेंट, इंटीमेसी थी, लेकिन अब जो है वो कूलनेस आ गई है और डिस्टेंस आ गया है। दरअसल ये पोम लव को डीप और ब्यूटीफुल मिस्ट्री भी उसकी उस डीपली जो है वो मिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करती है और साथ ही ये लवर को दो लोगों के दरमियान एक पावर गेम, एक साइकोलॉजिकल पावर गेम इसको जो है वो क्रिटिसाइज़ भी करती है। स्पीकर अपने पास्ट को याद करता है जब उसे उसकी जो दोस्त अहबाब थे उनसे तवज्जो मिलती थी और some of whom put themselves at risk to take bread at his hand, यानी पोइट के हैंड से। पोइट के हैंड से वो जो है वो ब्रेड लेने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो रिस्क पे डाल दिया था। पोइट कहता है कि लव बहुत ही थ्रिलिंग है, ये किसी इंटीमेट खूबसूरती के लिए एक दरवाजे की चाबी के साथ रखता है। फिर वो एक स्पेसिफिक लवर को पोर्ट्रे कर रहा है जो एक दिन किसी ख़ास मौका पर शायद किसी इवेंट के बाद उसे मिलने आई थी।
जिससे इसका जो है वो गाउन पहना हुआ था और उससे जो है वो राइटर को उसने पकड़ा था और स्पीकर इस खूबसूरत मेमोरी को याद करता है। ये दो लोगों का एक दूसरे से इजहार मोहब्बत का सबसे कॉमन तरीका था। लेकिन ये पोम सिर्फ लव की स्वीटनेस और इंटीमेसी पर जोर नहीं देती, बल्कि हकीकत में ये पोम लव की नेगेटिविटी पर जोर देती है, यानी कि हंट और ये प्रे, इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करती है। विट के जो है वो विट एज अ स्पीकर जो है वो फूड चेन को एज आ जो है वो लव को एक किस्म का फूड चेन कहा है। उसकी लवर्स कोई जेंटल, टेम और मीक, लेकिन अचानक ही वो बदल जाती है और हंटर बन जाती है और हंटर एक इरेलीवेंस बन गया और उसकी लवर्स अब उसको उसमें कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करवाती। यस्टरडे प्रे कुड बी टुमारोज प्रीडेटर। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये पोम लव की वजह से होने वाले बिटरनेस और कन्फ्यूजन की तरफ इशारा करती है। स्पीकर जानता है कि वो लव अफेयर्स एक ड्रीम नहीं बल्कि हकीकत थे, लेकिन अब उसे नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े। वो कंफ्यूज है कि उसकी लवर काइंड या एंगर डिज़र्व करती है। अगर वो साथ गुजारे वक्त को देखता है तो वो इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, इससे बहुत चार्म देती थी, लेकिन फिर इसने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और उसने मूव ऑन कर लिया। पोइट हैरान है कि वो इतनी स्ट्रेंज नहीं थी, ऐसे क्या हो गया। दरअसल ये पोम बताती है कि हमेशा लव जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहता, कभी कभी चीज़ें एकदम बदल जाती है। दिस पोम पोर्ट्रेज चेंज इन रिलेशनशिप फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट। इस पोम की टोन बहुत ही मिजरेबल है। पोइट बेचारा पूरी पोम में कंप्लेन ही करता रहता है। हम इस पोम को खुद से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये पोम हमारी हकीकी ज़िंदगी में आने वाले लोगों का रिफ्लेक्शन भी है। वो लोग जो कभी हमारे दोस्त, हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, फिर वो कुछ वक्त गुजरने के बाद अजनबी हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, एहसासात भी और लोग भी। इस पोम को हम राइम रॉयल कह सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये पोइट्री की एक ऐसी फॉर्म है जिसको 14वीं सेंचुरी के ऑथर, जिनका नाम जैसे कि जॉफ्री चौसर था, उन्होंने यानी ऑथर्स की बात की जाए तो जॉफ्री चौसर जो थे उस 14वीं सेंचुरी के प्रोमिनेंट फिगर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस पोम का हर स्टांजा 7 लाइन्स पर मुश्तमिल होता है और इसमें अयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया गया है और उसकी राइम स्कीम है ABABBCC। इस किस्म के स्ट्रक्चर को स्टांजा के कंटेंट पर एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये लिरिकल वॉइस के वर्ड्स को जो है वो डिपेंड्स कह देती है। अगर हम थीम्स की बात किया जाए तो सबसे पहला जो थीम है वो इसमें जो है वो लव का आता है, सेक्स का आता है। हम जब इस पोम को पढ़ते हैं तो हमें इस किस्म का कोई भी थीम नहीं लगता, लेकिन ये पोम दरअसल इंटरकोर्स के बारे में ही है। स्पीकर बताता है कि वो लगी था कि उसके बहुत से लोगों से ताल्लुकात थे, वो उनसे फ़ायदा उठाता था, लेकिन अब वो इससे इस प्लेयर से महरूम हो चुका है क्योंकि उसके लवर्स को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले स्पीकर के पास पावर थी, वो उन लोगों को कंट्रोल करता था, लेकिन अब वो उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता। अब वक्त बदल चुका है, अब सड्यूसर को सड्यूस किया जा चुका है। मेरे ख्याल में ये पोम एक बहुत ही जो है वो कड़वी सच्चाई पर रोशनी डालती है कि कुछ लोगों के लिए लव सिर्फ जो है वो इंटरकोर्स का नाम है। वो लव को सिर्फ बॉडीली प्लेयर को तक ही महदूद रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आने वाली अगली ज़िंदगी में बहुत से सफ़र करते हैं। ये पोम कहती है कि लव में हमेशा एक इंसान दूसरे को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो अबंडेंट का है, अबंडेंटमेंट। द फ्ली फ्रॉम मी में स्पीकर एक अबंडेंटमेंट इशू है। वो कहता है कि कोई वक्त था कि उसे बहुत सी वूमन मोहब्बत करती थी, विज़िट करती थी, लेकिन अब सारी उसे छोड़ चुके हैं, वो अब अपसेट है। इस पोम में स्पीकर ख़ुद को विक्टिम के तौर पर दिखाता है। मुझे बहुत सी वुमेन ने अबंडन किया। ये पोम हमें 16वीं सदी के सेक्सुअल पॉलिटिक्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट थीम जेंडर का है। ये पोम हमें रेनेसांस जेंडर कंस्ट्रक्शन के बारे में बताती है कि किस तरह कंस्ट्रक्शन एक चैलेंज था। पहले स्टांजा में मेल को डोमिनेट किया दिखाया गया है, जबकि दूसरे स्टांजा में फ़ीमेल को। अब फीमेल एक जो है वो अग्रेसिव हंटर है और मेल एक प्रे पोइट। अब पोइट नहीं जानता था कि वो उस फीमेल वुमेन के साथ क्या करे, जो कि एक फीमेल स्टीरियोटाइपिकल फीमेल बन नहीं है। नेक्स्ट थीम जो है वो लव का है। वैसे तो पोइट के बहुत से फेयर थे, लेकिन एक वुमेन ऐसी थी जिनके बारे में पोइट बहुत सीरियस थे।
जो बहुत ही प्रीटी और जो केयरिंग थी, और कभी भी जो है वो हमें लगता है कि शायद पोइट को इससे मोहब्बत थी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर लव एब्सेंट है। हकीकत में पोइट का औरत से नहीं बल्कि जिन्स से मोहब्बत, इंटरकोर्स से मोहब्बत शायद ही असली प्रॉब्लम थी। अब अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाए तो फर्स्ट वन जो है वो मेटाफर है, जो हमें इस पोम में मिलती है। राइटर ने इस बहुत से वर्ड्स को इस्तेमाल किया है जिनको हम कह सकते हैं कि इसने वुमेन को एनिमल्स के तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए मेटाफोरिकली वर्ड्स यूज़ किए हैं, जैसा कि नेकेड फुट, सीक, स्टॉकिंग, टेम, वाइल्ड, रेंग। यानी कि वुमेन एक ऐसे परिंदे हैं जो पोइट के हाथ से ब्रीड खाते थे और उड़ जाते थे, लेकिन बाद में स्पीकर ने खुद को भी एक एनिमल से कंपेयर करता है, जैसे प्रे किया जा रहा हो, जैसे कि कॉट, हार्ट। इस तरह के वर्ड्स के थ्रू इससे हमें ये पता चलता है कि रिलेशनशिप कितने कॉम्प्लेक्स और विल्ड हो सकते हैं। उसके बाद आयरनी, स्पीकर ने इस पोम में आयरनी का इस्तेमाल किया है। स्पीकर पोम की पहली लाइन में कहता है कि उसे जाने की परमिशन है, लेकिन हकीकत तो यह है कि उसे उन वुमेन की परमिशन चाहिए जो उसे वुमेन जो हैं वो, जिन वुमेन ने उसे छोड़ा है। इस तरह ट्रीटेड काइंडली जैसे अल्फाज का इरोनिकली मतलब है कि जैसे सलूक पोइट ने उन वुमेन के साथ किया था वैसा ही उन्होंने किया, वो भी उन्हें यूज़ कर रहा था सिर्फ इंटरकोर्स के लिए, सिर्फ उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करता था। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स एंड एलिट्रेशन है। विट नज़म के फर्स्ट स्टांजा में एम साउंड के रिपीट करता है, मसलन फ्रॉम मी डैट सम टाइम्स डिड मी सीक। ये रीडर्स के माइंड में रिदम पैदा करता है। इस तरह पोइट ने पूरी पोम में एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है, जैसे कि कंटिन्यूस चेंज और सॉफ्टली सैड। तो ये थी आज की हमारी पोम, जिसके अंदर हमने द फ्ली फ्रॉम मी का डिस्कस किया और उसमें राइटर की थॉट्स को जो है हमने एनालाइज किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।